सब कहते हैं मुझसे हमेशा, महेश तू बहुत ही जिद्दी है। तो मैं भी उनसे कहता हूं, जब तक मेरा हर बिल मैं अपने पैसों से भर रहा हूं तब तक अपने दिल की ही करूंगा। इसलिए सबने मना किया था मुझे ये घर खरीदने से, लेकिन मैंने फिर भी खरीदा। ऐसा मकान मिलता बहुत मुश्किल से ही है। ठीक है, पास में ही एक कब्रिस्तान है, लेकिन अब क्या मुर्दों के डर से हम जिंदा लोग भी जीना छोड़ दें? मैंने तो जानबूझकर सारा सामान वगैरह रोड से भिजवा दिया और खुद कब्रिस्तान के बाहर वहां सामने उतरकर अपने कुत्ते ब्लेज को टहलाता हुआ कब्रिस्तान के बीच से होता हुआ आया अपने मकान के बाहर और छोटा सा लोहे का कमर तक आता हुआ गेट खोला। ब्लेज को नई जगह पे संभालना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने उसे खोल दिया और अंदर की ओर जाने लगा। जब मैंने पलट के देखा तो जो गेट खोलने के बाद मैं बंद करके आया था वो खुला हुआ था, और जिस ब्लेज को मैं अभी तक संभाल नहीं पा रहा था वो पूंछ हिला के इतना खुश होके रह रह के भौंक रहा था जैसे मालिक उसका मैं नहीं कोई और ही था, और रह रह के वहां मिट्टी चाट रहा था। कहते हैं कि जानवर अपना इलाज खुद ही कर लेते हैं। मैंने ब्लेज को कई बार मिट्टी खाते और घास चबाते देखा था, इसलिए मैं सीधा अंदर चला गया, ये सोचते हुए कि जब उसका मन भर जाएगा तो आ जाएगा। घर में घुसने के बाद एक चीज बहुत ही अजीब लगी। जब ये घर देखने आया था उससे तो बहुत ही अलग लग रहा था। अभी सारी साफ सफाई रंगाई सब धरी की धरी रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे घर में अजीब सी सड़न की बदबू, सीलन की बदबू भरी पड़ी थी। धूल चारों तरफ जमी हुई थी। बहुत ही अजीब सा माहौल भी हो रखा था। सन्नाटा तो था, लेकिन लग रहा था कि मैं वहां अकेला नहीं था। नई जगह पर ऐसी अजीब बातें होती रहती है। यही सोचकर मैं कुछ भी सोचे बिना सारा सामान वगैरह सजा धजा कर अपने कमरे में सो गया। अगले दिन नए घर में सारे दोस्तों और ऑफिस वालों को पार्टी दी थी। अच्छा लगा ये देख के कि सभी लोग आए। पार्टी बहुत ही अच्छी रही और करीबन 11:30-12 बजे तक चली। सब चले गए तो मैं सारी प्लेट्स वगैरह उठाकर रख ही रहा था कि तभी मेरा मोबाइल बजा। मैंने फोन उठाया तो मेरे दोस्त गौरव का ही फोन था। सबसे आखिर में वही निकला था। उसने फोन पर कहा कि भाई दरवाजा खोल, वो बच्ची मेन गेट से दरवाजे तक जा रही है, फिर से कहीं बीच में इधर उधर ना चली जाए। मुझे लगा कि गौरव ने गलती से मुझे फोन कर दिया है, इसलिए मैंने उसे कहा कि अबे मैं महेश बोल रहा हूं, कौन सी बच्ची की बात कर रहा है तू? तो गौरव ने जो कहा उस पर मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने कहा कि अरे वही बच्ची जो मेरी गाड़ी में आके बैठ गई थी लुका छुपी खेलते हुए। पूछा तो उसने कहा कि तेरे यहाँ रहती है, दरवाजा खोल के देख सामने ही खड़ी है। मैं दरवाजे की ओर बढ़ता हुआ फोन पर ही बोला, अरे यार कौन सी बच्ची, मैं तो अकेला रहता हूं यार। तूने ना बहुत ज्यादा पी ली है, इसलिए ना तुझे पार्टीज में कोई नहीं बुलाता। गौरव ने पूरी बात सुनते ही चिल्लाते हुए कहा, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, दरवाजा मत खोलना महेश, गलती से भी दरवाजा को मत खोलना महेश। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फोन पर बात करते करते मैं दरवाजे को खोल चुका था। पर आश्चर्य की बात यह है कि दरवाजा खोलने पर मैंने देखा कि बाहर
बाहर कोई नहीं था। मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और वापस सारा काम खत्म करके सोने चला गया। सुबह उठा तो सोचा एक बार गौरव को फोन करके पूछ लूं कि सचमुच कोई बच्ची थी भी या सिर्फ उसके नशे में ये उसका वहम था। लेकिन 4-5 बार कोशिश करने के बावजूद गौरव का फोन नहीं लगा। मैंने भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और सीधे अपने ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंच के बैग रखा और सबसे पहले मैंने गौरव को भी फोन लगाया। फोन एक बार में लग गया और उधर से गौरव की एक सोई हुई सी आवाज ने कहा, हेलो। मैंने इधर से पूछा कि तू कल रात की पार्टी के बाद में उस बच्ची के बारे में क्या बोल रहा था। गौरव के जवाब ने मेरे होश उड़ा दिए। उसने कहा, भाई सॉरी यार, मैं कल आ नहीं पाया तेरी पार्टी में। बहुत तबीयत खराब है मेरी यार। डॉक्टर ने 1 हफ्ते तक बिस्तर से उठने को मना किया हुआ है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था जो भी मैंने अभी अभी गौरव से सुना था। उस दिन वो गेट मेरे बंद करने के बावजूद खुला होना, फिर मेरी पार्टी में गौरव का किसी बच्ची को देखना और वापस उसे घर तक छोड़ना, और अब खुद गौरव का कहना कि वो तो पार्टी में आया ही नहीं। मेरा दिमाग उस वक्त ऐसा लगा जैसे फट जाएगा। मैं चाह के भी अपना होश नहीं संभाल पा रहा था। मैंने बॉस को फोन किया और छुट्टी लेकर सीधा वापस घर चला गया। घर पहुंचकर मैंने सोचा कि सो जाऊंगा। शायद शिफ्टिंग की वजह से थकान बहुत ज्यादा हो गई है। मैंने ताला खोलकर बस दरवाजा खोला ही था कि अंदर देखा एक बच्ची अंदर बैठी ब्लेज के साथ खेल रही थी। मेरे दरवाजे को खोलते के साथ ही वो बच्ची रुक गई और पलटकर उसने मेरी ओर देखा। उसके देखते ही दरवाजा बंद हो गया। मैंने पूरी ताकत से धक्का मारकर दरवाजे को खोला और देखा अंदर कोई नहीं था। ब्लेज इधर उधर भौंकता हुआ उछल रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा था, और फिर उदास सा होकर एक कोने में बैठ गया। मैं घर में चिल्लाता हुआ घुसा। कौन है? कौन है? कौन घुसा मेरे घर में? कौन है? कौन घुसा है मेरे घर में? मैं जितनी दिलेरी से अंदर घुसा था, उतनी ही जल्दी मुझे एहसास हो गया कि कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने, क्योंकि मेरे अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हुआ और एक बच्चे के हंसने की आवाजें मेरे पूरे घर में गूंजने लगा। मेरे लिए घर में एक पल भी रहना बहुत मुश्किल सा हो रहा था, लेकिन पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई मैंने इस घर में लगा दी थी और डर के भागना मैंने कभी सीखा नहीं था। मैंने गौरव को ही फोन किया और उसे पूरी बात बताई। मेरी बात सुन के वो भी घबरा गया काफी। उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, भाई एक काम कर, पूरे घर की फर्श पे पाउडर छिड़क दे। मैंने वैसा ही किया। पूरे घर की फर्श पर 3-4 डब्बे पाउडर के छिड़क डाले। फर्श पे पाउडर की एक मोटी परत चढ़ी हुई थी। मैंने भी थोड़ा हल्का फुल्का खाया और फिर पता नहीं कब
आंख लग गई। नींद खुली तो शाम हो चुकी थी और पूरे घर के फर्श पर उस छिड़के हुए पाउडर पर किसी बच्चे के नन्हे नन्हे पांवों के निशान थे। क्या कहानी रही होगी इस बच्चे की, ये सोचकर बुरा भी लगा, लेकिन घबराहट भी थी। जो भी हो, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था अब तक। मैंने गौरव को फोन करके बताया तो उसने कहा कि भाई ये किसी बच्चे की आत्मा ही है। एक काम कर, घर में थोड़ी खिलौने रख दे, शायद इससे तुझे कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने वैसा ही किया। शाम का ही वक्त था। बाजार जाकर कुछ खिलौने लाके मैंने घर में भर दिए। आए दिन रातों को बच्चे के हंसने और खिलौनों से खेलने की आवाजें आती थी। ब्लेज भी दिन भर खेलता रहता था। अब दरअसल मुझे इसकी आदत हो गई थी। एक रात मैं जब सो रहा था और बाहर के कमरे से यही खेलने, खिलौने और प्लेज और हंसने की आवाजें आ रही थी, जब अचानक मैं तुरंत उठा और दौड़कर बाहर वाले कमरे में पहुंचा तो देखा सारे खिलौने मेरी आंखों के सामने टूटे फूटे कुचले हुए से पड़े थे। ब्लेज एक कोने में दुबक के बैठा था और पूरे कमरे में एक मौत सा सन्नाटा छाया हुआ था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बुरा लग रहा था। मैंने फिर से पूरे घर में पाउडर छिड़का और ऑफिस चला गया। दिन भर यही सब मेरे दिमाग में घूमता रहा। ठीक से काम भी न कर पाया। आखिरकार वापस घर पहुंचा और सबसे पहले लाइट जलाकर देखा। पूरे फर्श पे पाउडर वैसे का वैसा ही था। कोई पैरों के निशान नहीं थे। मैंने भी एक राहत की सांस ली और खाना खाके कुछ देर टीवी देखा, फिर सो गया। रात भर ब्लेज रोता रहा। कभी ऐसे रोता नहीं था वो, शायद उसी बच्चे के लिए रो रहा हो। मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोता ही रहा। लेकिन सुबह जब उठा तो बाहर का कमरा जहां पाउडर छिड़का था, वहां का फर्श देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक बार फिर पाउडर पर पैरों के निशान थे। पिछली बार की तरह नन्हे नन्हे नहीं, बल्कि इस बार बड़े बड़े पैरों के निशान थे, जो जहां तक पाउडर थे वहां तक तो मेरे कमरे की ही तरफ आ रहे थे और उसके बाद मेरे पलंग तक हल्के हल्के पाउडर के पैरों के निशान बने हुए थे और मेरे कमरे के ही एक कोने में ब्लेज मुझे मरा पड़ा मिला। मैंने ब्लेज को यही गार्डन में ही दफन किया और न जाने क्यों टहलता हुआ पहली बार अपने घर से बाहर निकला। मन बहुत भारी सा हो रहा था। अजीब सा लग रहा था कि एक तो इतनी अजीबो गरीब चीजें मेरे ही साथ अचानक क्यों हो रही थी। क्या उस घर में कुछ हुआ था या कहीं ये पास के कब्रिस्तान से कुछ था जिसे ब्लेज अपने साथ घर ले आया था। इसी उधेड़ बुन में मैं चलता हुआ न जाने कब कब्रिस्तान के पास पहुंच गया था कि तभी एक आवाज आई। जनाब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ही आए हैं वो 12 नंबर बंगलों में। मैंने पलट के देखा तो एक ठीक ठाक दिखने वाला आदमी खड़ा था और मुझे पुकारकर
एक सिगरेट चला रहा था। मेरी तरफ भी एक सिगरेट बढ़ाई उसने, पर मैंने मना कर दिया। जान न पहचान पता नहीं कौन हो। मैंने उनसे पूछा कि हाँ, मैंने ही खरीदा है वो मकान, पर आपको कैसे पता? उसने एक लंबा सा कश खींचा और कहा, अरे सर, अपना चेहरा देखिए, परेशानी साफ दिख रही है। क्या हुआ? बच्ची दिखी क्या बाप? मुझे तो जैसे किसी ने बिजली का झटका दे दिया हो। ये सुनने की सपने में भी उम्मीद नहीं की थी मैंने पलट के उससे ही सवाल कर लिया, आप कैसे जानते हैं उनके बारे में? आपको कैसे पता वो बाप बेटी है? मतलब इसके पहले भी किसी के साथ यहां कुछ ऐसा हुआ है क्या? उस आदमी ने सिगरेट फेंकी और गहरी सी एक सांस लेते हुए उसने कहा, देखिए, जानता तो मैं, वहां पहले पीटर ब्रिगेंजा, उसकी बीवी फियोना और बेटी टीना रहते थे। एक रात कुछ साफ सफाई करते वक्त पीटर के हाथ कुछ चिट्ठियां लगी, जिनसे पता चला कि उसकी जान से प्यारी बेटी टीना उसकी नहीं, बल्कि फियोना और उसके बॉयफ्रेंड रॉबर्ट की बेटी थी। दोनों तब भी कभी कभी छुप छुप के मिला करते थे, और ये सब जान के पीटर ने वही किया जो कोई भी प्यार करने वाला करता। फियोना को उसने घर से भगा के शादी की थी। कहते हैं ना, सियासत में ईमानदारी और प्यार में बेईमानी ऊपर वाला भी बर्दाश्त नहीं करता। पीटर ने अपनी बीवी और बच्ची दोनों को नींद में ही गला घोंट के मार दिया और रॉबर्ट को मार के उसकी लाश रातों रात यहीं दफन कर दी, और आखिर में खुद को भी खत्म कर डाला। ये कहानी सुन के मेरी तो आंखों के आगे अंधेरा ही छा गया। मैंने ज्यादा कुछ कहा नहीं, बस इतना ही पूछा, पर आपको इतना सब कुछ कैसे पता? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे सर, यहीं पास ही में रहता हूं, मोहल्ले की खबर तो रखनी पड़ती है। मैं शुक्रिया बोलकर आगे बढ़ा तो उसका नाम पूछने को पलटा तो देखा वो चल के जा रहा था। मैंने दूर से ही पूछा, अरे पर आपने अपना नाम तो बताया नहीं, क्या नाम है आपका? वो आदमी मेरी ओर पलटा, पलटकर मुस्कुराया और हाथ हिलाकर अलविदा कहता हुआ वापस मुड़ा और चिल्लाया, रॉबर्ट रॉस, रॉबर्ट रॉस। मैं वापस घर जाने को पलटा तो मुझे कुछ याद आया और रॉबर्ट को मार के उसकी लाश रातों रात यहीं दफन कर दी। मैं वापस रॉबर्ट की ओर मुड़ा तो देखा वहां कोई नहीं था, और जिस तरफ वो गया उधर कब्रिस्तान का गेट था। वो मकान मैंने बेच दिया और शहर में एक दूसरा फ्लैट ले लिया। मेरा कोई भी दोस्त जब मकान या किसी बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने वाला होता है तो मैं उनको हमेशा एक ही बात पूछता हूं, कहीं नए घर के आसपास कोई कब्रिस्तान तो नहीं है ना? आप भी जरा ध्यान रखिएगा।